वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए माधव श्रृंखला यहां पर पढ़ रहे हैं और माधव श्रृंखला का आज जो भाग है वो 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर अप कर लिए हैं। हर एक पार्ट में जैसा कि आप जानते हैं, हम 11 क्वेश्चंस का सगुन यानी कि आपके लिए लेकर आए हैं। आपको 11 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इन 11 क्वेश्चंस का उद्देश्य ये रहता है कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको फिजिक्स की रिकॉल करा सके। जो फिजिक्स है आपका सब्जेक्ट, उसको रिकॉल करा सके। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट में 11 क्वेश्चन देखे, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में 11 क्वेश्चन देखे, यानी कि टोटल क्वेश्चन हमने 22 कवर अप कर लिए हैं। आज हम 22 से 33 तक पहुंचेंगे, तो यानी कि 11 क्वेश्चंस हम यहाँ पर लगभग कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग फिजिक्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको ये चारों सब्जेक्ट जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसमें हम आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। फ्री वीडियो लेक्चर्स के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। फ्री मॉडल्स पेपर आपको दिए जाते हैं। फॉर्मूला सीट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है और एक वीडियो भी आपको फॉर्मूले की प्रोवाइड कराई गई है। जैसे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जो भी फॉर्मूले यूज हुए हैं वो सब यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। फ्री वन शूट वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी और गाइडेंस फॉर द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई गाइडेंस हमसे चाहिए, हमसे हेल्प चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाती है। स्पेशल हमने इस बार क्या प्रोवाइड कराया है, इंजीनियरिंग फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स हमने प्रोवाइड कराए हैं, जो कि मात्र 49 रुपये में आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप जाएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आपको वो परचेज करने हैं। अदरवाइज आप हमारे हेल्पलाइन नंबर में, डिस्क्रिप्शन में जो हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर जाकर उस हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, आपको सारी जानकारी वहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएगी और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अभी तक हमने 3 से 4 यूनिट के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में बच्चों को प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर अब भी आप परचेज करना चाहते हैं तो वो चारों यूनिट्स के नोट्स आपको हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। अदरवाइज जो स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर जिन्होंने परचेज किए थे उनको मैंने 15 से 20 दिन के डिफरेंस पर नोट्स प्रोवाइड कराए थे यूनिट वाइज। तो इस तरीके से आप हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या फिर चूंकि हैंड रिटन नोट्स का उद्देश्य मैं एक बार थोड़ा सा टाइम लेकर फिर से बता देता हूं कि जो बच्चे रेगुलर किसी वजह से क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उनके पास एक मैटर एक एक्यूरेट वे में प्रोवाइड कराने का उद्देश्य था, जिससे कि उन्हें किसी भी समय कोई भी समस्या ना आए। वीडियोस सारी अवेलेबल है यूनिट वाइज, हर एक टॉपिक की, कहीं पे भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। नोट्स में भी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपकी जो वीडियोस लेक्चर हैं वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो कहीं पे भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। हर तरीके से आपके एग्ज़ाम को, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाती है। फर्दर अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई आपका सजेशन है किसी भी टॉपिक से, किसी भी वीडियो को लेकर या किसी भी तरीके का, तो आप बेहिचक वो हमें बताएं, हम उस पर फर्दर काम करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये भी हमारा उद्देश्य जो था ये भी बच्चों के सजेशंस पर ही हमने स्टार्ट किया है। बच्चे कहते थे कि सर हैंड रिटन नोट्स नहीं बन पाते हैं, रेगुलर वे में नहीं बन पाते, तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दें तो वो इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो बच्चों के कहने पर बच्चों के लिए ही सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दिए। हो सकता है इन फ्यूचर मैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकूँ, तो वो भी हम करा देंगे नेक्स्ट सेमेस्टर से। ठीक है, तो अभी इंजीनियरिंग फिजिक्स के ही अवेलेबल हैं। अगर आपको परचेज करने हैं तो 49 रुपीज़ आप पे करके परचेज कर सकते हैं। चलिए आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली मैटर वेव। डी ब्रोगली मैटर वेव क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि ये जो श्रृंखला है ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस 10 सेमेस्टर्स के क्वेश्चंस पेपर को लेकर की गई है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने लास्ट श्रृंखला देखी होगी तो वहां पर भी हमने ये क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं, तो इस पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। डी ब्रोगली मैटर वेव क्या कहती है कि अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि वो मूवमेंट में है, तो उसके
पास एक वेव एसोसिएट होकर चल रहा होगा जिसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी और वो होती है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। h क्या है? प्लैंक्स रेडिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ है। डी ब्रोगली मैटर वेव प्रपोज दैट द Louis D. Broglie in 1924 is a fundamental concept in the quantum mechanism. It suggests that the particles such as electron or photon भी आप बोल सकते हैं, other small objects have both particles like the wave behavior and particle behavior characteristics. De Broglie idea is summarized by the De Broglie wavelength lambda जो कि कैलकुलेट की जाती है h अपॉन p से। यहाँ पर लैम्डा जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई जो उस पार्टिकल के मूवमेंट के समय उसके साथ एसोसिएट होकर चल रही है। लैम्डा एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा और पी जो है वो मोमेंटम हो जाएगा पार्टिकल का, और हमें पता है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको डी ब्रोगली मैटर वेव बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है क्योंकि आप 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आप मैटर वेव पढ़ रहे हैं। वैसे तो आपने को कॉन्सेप्ट डुअल नेचर एक चैप्टर वहाँ पर भी था वेव ऑप्टिक्स के बाद 12th में जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पर भी आप मैटर वेव से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस कैसे आप बताएंगे। तो डिफरेंस सिंपल इज दैट ये है कि मैटर वेव जो है वो एक पार्टिकल के मूवमेंट के समय उसके साथ एसोसिएट होकर चलती है जिसकी वेवलेंथ अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस की है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p होती है। वहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ऑस्किलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो ऑस्किलेशन है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो EM वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे कैसे, वो यहाँ पर देखिए आप। मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद ए वेव लाइक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, है ना, जो पार्टिकल है उसके साथ एसोसिएट है वो जो कि वेव के बिहेवियर को शो कर रही है, सच एज द इलेक्ट्रॉन एंड आर डिस्क्राइब बाय द डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली थ्योरम या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इंक्लूड द फिनोमिना लाइक लाइट, जैसे कि लाइट है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको बोल रहे हैं, है ना। द की डिफरेंस इज दैट द मैटर वेव वाज आर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स एंड देयर मोशन। जो मैटर वेव्स होती हैं वो एसोसिएट रहती हैं पार्टिकल और उसके मोशन के साथ, जबकि वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ फील्ड एंड डू नॉट इन्वॉल्व द मोशन ऑफ द पार्टिकल। और मतलब उसमें ये नहीं कि पार्टिकल के मोशन के साथ उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोजिशन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वोहर्स क्वांटाइजेशन रूल इन ऑन द बेसिस ऑफ द डी ब्रोगली मैटर वेव। वोहर क्वांटाइजेशन रूल क्या कहता है डी ब्रोगली मैटर वेव की बेसिस पर, उसको यहां पर पूछा गया है। अब डी ब्रोगली मैटर वेव का बेसिक क्या है कि आपका जो मैटर पार्टिकल है वो आपका वेव लाइक बिहेवियर और पार्टिकल लाइक बिहेवियर दोनों को क्या करता है, मतलब दोनों को डिफाइन करता है। और वोहर्स क्वांटाइजेशन रूल कहता है कि जो एनर्जी है पार्टिकल के पास वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, बस यही आपका दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो वोहर्स क्वांटाइजेशन रूल है ऑन द बेसिस ऑफ द डी ब्रोगली मैटर वेव। समझ लेते हैं क्या है वोहर क्वांटाइजेशन रूल, विच वॉज डेवलप बाय द नील बोर इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। ठीक है, worlds up on the de Broglie matter waves concept to explain the quantized energy level of the electron in the atom। देखिए वोहर्स क्वांटाइजेशन रूल जो है, जो आपने मॉडल देखा होगा वोहर्स मॉडल कुछ इस तरीके से रहता है ना, जिसमें आपके ये जो हैं ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं यही क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कहलाते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ पर कुछ एनर्जी लेवल होगा उसका, यहाँ पर है तो यहाँ पर डिफर एनर्जी लेवल है, यहाँ है तो यहाँ पर अलग एनर्जी लेवल है। तो यही आपका वोहर्स क्वांटाइजेशन रूल कहलाता है, जो कि डी ब्रोगली मैटर वेव्स के बेसिस पर बताया गया।
क्या वोहर्स प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स कैन ओनली एग्जिस्ट इन सर्टेन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल, या तो इस वाली कक्षा में होगा या इस वाली में होगा या इस वाली में होगा, है ना। तो ये सब एनर्जी लेवल हैं। अगर यहाँ है तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है इसका, यहाँ पर कुछ अलग स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है, यहाँ पर कुछ अलग स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है, और ऑर्बिट, जिसको हम ऑर्बिट बोल देते हैं, कक्षा बोल देते हैं, है ना। दीज एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड होते हैं ये, मीनिंग दैट दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू डिस्क्रीट वैल्यूज, यानी कि इनकी एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू है कि यहाँ पर एनर्जी लेवल इतना है, यहाँ पर एनर्जी लेवल इतना होगा, यहाँ पर एनर्जी लेवल इतना होगा। बोहर रूल बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैटर वेव, Bohr rules based on the de Broglie matter waves states that the angular momentum, जो angular momentum है किसका, of an electron in a orbit, भाई ये ऑर्बिट कैसा है, ये सर्कुलर है, तो इसमें कैसा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इस ऑर्बिट में इज क्वांटाइज्ड एंड गिवन बाय L इक्वल्स टू n इंटू h अपॉन 2 पाई, L इक्वल्स टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पर हो जाएगा कि कौन से एनर्जी लेवल पर आपका जो एटम है वो क्वांटाइज्ड हुआ है। तो ये आपका वोहर्स क्वांटाइजेशन रूल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द डी ब्रोगली मैटर वेव। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप मेरे नोट्स की लैंग्वेज को एज इट इज रट लें, रटने पर मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ। आप लोगों को समझना है कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, वो आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से एक्सप्लेन करें, लेकिन उसका कंक्लूजन वही होना चाहिए जो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको मैं कभी ये नहीं कहता कि जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं वही आप रटें, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, ठीक है। यानी कि जब आप डेरिवेशन करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का, उसके बाद आपको जो क्वांटाइज लेवल्स आए हैं, यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स आपको डिफर देखने को मिले हैं, तो वहाँ पर आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस होती हैं, दो टर्म्स, उनको यहाँ पर पूछा गया है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लॉन्ग फॉर्म में आपको आंसर प्रोवाइड कराया है यहाँ पर, लेकिन आप अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में 2 नंबर के हिसाब से लिखेंगे, इतना बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है। ये केवल और केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं रिकॉल करा सकूं आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से, तो थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने ज़्यादा ली है यहाँ पर, है ना। तो उससे आप ये ना सोचें कि इतना बड़ा ही आंसर हमको लिखना है। 2 मार्क्स में इनफ है, 40 से 50 वर्ड्स में आप अपने आंसर को ख़त्म कर लें, या फिर मैं बोलूँ तो 2, 3 या 4, मैक्सिमम 4 लाइन तक आप अपने आंसर को ख़त्म कर लें। अगर डायग्राम किसी उसमें आप बनाना चाहते हैं तो वो डायग्राम अलग बात है, लेकिन थ्योरेटिकल फॉर्म में आप उसको 2 या 3 लाइन में ही ख़त्म करने की कोशिश करें। 2-3 लाइन में ही जो बुकलेट आपको वहाँ पर मिलती है उसी में आपका 30 से 40 वर्ड्स आराम से हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, आइगन वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, आइगन वैल्यूज रिप्रेजेंट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द मेजरमेंट फॉर द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ द क्वांटम सिस्टम। मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं जो मेजरेबल हैं ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज में, वो क्वांटम सिस्टम में, सच एज जैसे कि एनर्जी हो गई, एंगुलर मोमेंटम हो गया, पोजीशन हो गया, तो दीज आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। व्हेन यू परफॉर्म ए मेजरमेंट ऑन द क्वांटम सिस्टम, the result you obtain is one of the eigen values associated with the corresponding observable, ठीक है। तो यानी कि वहां से जो रिजल्ट मिला, वहां से जो ऑब्टेन हुआ आपको, वो एक आइगन वैल्यू आपको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। चाहे वो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे एनर्जी की फॉर्म में कर रहे हो, चाहे पोजीशन की फॉर्म में कर रहे हो, तो वो आइगन वैल्यूज कहलाएंगी, ठीक है। वहीं पर आइगन फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन फंक्शंस आर सॉल्यूशंस टू द श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि आइगन फंक्शन जो है वो सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशंस का। दीज फंक्शंस डिस्क्राइब द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द क्वांटम सिस्टम, वो आपकी पॉसिबल स्टेट्स को बताती हैं, डिस्क्राइब करती हैं क्वांटम सिस्टम की। द स्क्वायर ऑफ द
absolute values of an eigenfunction gives the probability density of finding a particle in a particular position। मतलब जो स्क्वायर है उस एब्सोल्यूट वैल्यूज का यानी कि आइगन फंक्शन का वो प्रोवाइड कराता है, गिव करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में। ठीक है, आइगन फंक्शंस आर ऑफ्टन रिप्रेजेंट बाय द वेव फंक्शन साई एक्स टी, जैसे हम ये बोलते हैं ना वेव फंक्शन। ठीक है, एंड दे कॉरेस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्लियर हुआ? तो आइगन वैल्यूज क्या हो गई, जो हम जिस फैक्टर को जिसको कंसिडर करके मेजर करना चाह रहे हैं, जैसे एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम या पोजीशन, वो आइगन वैल्यू कहलाती है। आइगन फंक्शन क्या है? आइगन फंक्शन ये है कि जो वो पॉसिबल स्टेट है या फिर जो पोजीशन है किसकी, पार्टिकल की, उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो आपका आइगन फंक्शन कहलाता है। या सिंपल वर्ड में मैं बोलूं कि जो सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो आपकी मैटर वेव के लिए इक्वेशन है, उसका जो सॉल्यूशन है वो आपका आइगन फंक्शन कहलाता है। क्लियर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 26, आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम 27 की बात करते हैं। आई होप आपको इस सीरीज की हेल्प से इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की जो रिवीजन है वो आपका हो रहा होगा। ठीक है, रिकॉल आपको सारी चीजें हो रही होंगी बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा गया है। 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, और डेरिवेशन तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, स्पेशल प्लेलिस्ट फॉर AKTU बना हुआ है, वहाँ पर जाकर अगर आप देखेंगे 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कुछ टॉपिक्स तो फिजिक्स से ऐसे हैं जिसमें से 200 नहीं, इनफाइनाइट % क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, बस बच्चे को स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी आनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब वो इंजीनियर्स गेटवे से कंटिन्यूसली जुड़ा रहेगा, क्योंकि हर एक पायदान पर हर तरीके से कैसे आप बेस्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर गाइडेंस दी जाती हैं लेक्चर्स के साथ साथ। ठीक है, चलिए अब कॉम्पटन इफेक्ट क्या है उसका स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा है, तो वो हमें यहाँ पर केवल स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसके साथ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। ठीक, चलिए अब हम पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो कॉम्पटन इफेक्ट का स्टेटमेंट है, द कॉम्पटन इफेक्ट स्टेट्स दैट व्हेन हाई एनर्जी फोटोन यानी कि एक्सरे या फिर गामा रेज स्कैटर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं, उसको स्कैटर करती हैं, तो दे लॉस सम एनर्जी, तो वो जैसे ही उससे टकराएंगी तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करेंगी, और उस एनर्जी से या उस स्कैटरिंग से जो एनर्जी का लॉस हुआ है, देन इंक्रीज इन द वेवलेंथ, और जो उसकी वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैसे? सपोज आपने अगर डेरिवेशन किया होगा तो ये एक फोटोन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक रेस्ट में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये इससे टकराया। ठीक है, तो इसके पास कुछ मोमेंटम था, इसके पास कुछ एनर्जी थी, ये रेस्ट में था, तो जैसे ही इससे टकराया तो ये स्कैटर हो गया इधर और ये स्कैटर हो गया इधर, यानी कि स्कैटर मतलब भाग गया इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपकी मेन पोजीशन हो गई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहा है, ये फोटोन भाग गया इधर, तो दैट मीन्स इसकी एनर्जी में जो है, इस एनर्जी के कंपैरिजन में कुछ लॉस हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो वेवलेंथ थी उसके कंपैरिजन में ये वेवलेंथ बढ़ गई है। ठीक है, तो दैट मीन्स यही स्टेटमेंट है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, और यही हम मेजर करते हैं लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, यानी कि अगर मैं इसको लैम्डा 2 मान लेता हूँ, इसको लैम्डा 1 मान लेता हूँ, तो यही हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं इसका फॉर्मूला H/m0c ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, जिस एंगल पर आपका फोटोन स्कैटर हुआ है वही आपको प्रूफ करना होता है। तो वो फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये डायग्राम भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप समझना चाहें तो जैसे आपके घर में एक बॉल रेस्ट में रख दो आप, और एक बॉल पे आप किक मार के उस बॉल को उससे टक्कर लगाएं, कोलाइड कराएं, तो क्या होगा, जो 2 बॉल्स जब वो आपस में टकराएंगी, एक रेस्ट में रखी हुई थी, तो वो जो जैसे ही उससे टकराएगी तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी दूसरी बॉल पर। तो यानी कि पहली बॉल में
जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो गई दूसरी में, तो उसकी एनर्जी में कमी आई, और वो जो रेस्ट में थी वो भी मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो यही कॉन्सेप्ट आपका कॉम्पटन इफेक्ट का है कि हाई एनर्जी फोटोन जब स्कैटर होता है इलेक्ट्रॉन से तो वो अपनी एनर्जी तो लॉस कर देता है, लेकिन वहीं पर उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। और वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए, ये जो होती है ये दिस इज वेवलेंथ, वेव की लेंथ, या अगर मैं बोलूं ऐसे आप बात कर लें, टॉप से टॉप तक की जो लेंथ है दैट्स कॉल्ड द वेवलेंथ, है ना। तो ये आपकी वेवलेंथ होती है। तो अब अगर मैं देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी देखिए आप, ये शॉर्ट वेव्स आपको देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर ये वेवलेंथ फैल गई है, यानी कि वेव की जो लेंथ है वो बढ़ गई है। तो इसका मतलब वेव की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है जब हाई एनर्जी का फोटोन टकराता है इलेक्ट्रॉन से। यही आपका कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, बस इसको आपको डिफाइन करना है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ इजीली ए मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक ऐसा आप ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट है जिससे कि हम इजीली बता सकते हैं कि मटेरियल कोई भी कितना मैग्नेटाइज होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर उसको हम रखते हैं। जैसे इट लाइक्स ए मटेरियल विलिंगनेस टू बी अट्रैक्टेड और रिपल्ड बाय द मैग्नेट्स। मतलब कहने का ये है कि अगर एक आयरन का कोई भी टुकड़ा आप रखते हैं, है ना, ठीक है, और उसको रख देते हैं एक मैग्नेट के पास, तो उसकी जो अट्रैक्शन या रिपल करने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो आपका उस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाने पर वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना क्वांटाइज होगा, कितना मैग्नेटाइज होगा, वो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उस मटेरियल की कहलाती है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई किसी भी मटेरियल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, यहां पर ये पूछा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर मैं बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेस, यानी कि चार्जेस का जो प्लेस है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। यानी कि ये वो करंट है जो विदाउट मोमेंटम ऑफ चार्जेस देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट क्या है या डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इवन विदाउट फिजिकली मूविंग चार्जेस। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट है जिसमें एनर्जी का फ्लो होता है, यानी कि एनर्जी का जो फ्लो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में विदाउट चार्जेस के मोमेंटम से, और इट लाइक एन इनविजिबल करंट दैट कीप्स पेस विद चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कंट्रोल होती है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला जब एम्पियर्स लॉ ने, या जो एम्पियर्स लॉ है वो डिफाइन हुआ, और फिर जब हमने सर्किट जिसमें आर भी था, एल भी था और कैपेसिटर भी था उसको लगाकर मेजर किया, तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि कैपेसिटर की जो प्लेट होती हैं उनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, यानी कि कनेक्शन नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में। यहाँ पर केवल और केवल चार्जेस इकट्ठा होते हैं जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इसको दिया है। ठीक है, तो इन चार्जेस की वजह से ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट या फ्लो ऑफ एनर्जी जो हो रहा है वही यहां पर कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाता है, और इसी वजह से एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन करना पड़ा था, जिसको हमने मैक्सवेल मॉडिफिकेशन लॉ या एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ बोला था। जब आप मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहां पर जरूर उस क्वेश्चन को, डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाता है। इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट डू यू मीन बाय द मीजनर इफेक्ट। मीजनर इफेक्ट क्या होता है, तो ये देखिए अब आप कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया है पूरे फिजिक्स का,
ये यूनिट 5th का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो मेसनर इफेक्ट से आपको क्या पता चलता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो यूनिट नंबर 2 का था, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन अब आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी पूरी फिजिक्स जो है वो घुलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और आप एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे कि हाँ, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि पूरी फिजिक्स रिकॉल हो रही है एक ही साथ, ठीक है। तो मेसनर इफेक्ट क्या है, ये भी एक तरीके से एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। जब हम इसको मतलब किसी सुपर कंडक्टर को क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ठंडा करते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेकर जाते हैं, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उससे पास ना होकर रिपल हो जाएंगी। मतलब कहने का ये है, ये कोई मटेरियल है, नॉर्मली क्या होगा अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर जाएं तो कुछ इस तरीके से आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो जाएंगी एज इट इज़। और जैसे ही हम ये मटेरियल मीजनर इफेक्ट को फॉलो करेगा या मीजनर इफेक्ट को शो करेगा, तो ये जो लाइंस यहाँ से पास हो रही थी बिल्कुल इसके बीच से, ये अब इस तरीके से पास होंगी ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से पास होंगी ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड द मीजनर इफेक्ट, लाइक दैट, ऐसे। ये आपका मीजनर इफेक्ट कहलाता है। बहुत बेहतर तरीके से टॉपिक वाइज लॉन्ग फॉर्म में मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, बहुत ही इजी वे में आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये मीजनर इफेक्ट होता है। स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, द मीजनर इफेक्ट इज ए सुपर कंडक्टर्स एबिलिटी टू कंप्लीटली एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इट्स इंटीरियर व्हेन कूल्ड बिलो ए क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब किसी सुपर कंडक्टर की ऐसी एबिलिटी, जब हम उसको ठंडा करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो, तो वो आपको अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो उनको रिपेल कर देगा, अपनी बॉडी के बाहर से निकाल देगा। दिस मेक्स इट ए परफेक्ट डायमैग्नेट एक्टिंग लाइक ए मैग्नेटिक शील्ड। यानी कि ये फिर एक तरीके से डायामैग्नेटिक की तरह काम कर रहा है। डायामैग्नेटिक मीन्स जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ना जा रहा हो, है ना। तो एक तरीके से ये एक जैसे वो बोलते हैं ना कि हमने क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है ना। तो वो इस तरीके से आपका काम करेगा मीसनर इफेक्ट। ये एक एबिलिटी होती है किसी भी सुपर कंडक्टर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट डू यू मीन बाई ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं। अगर आपने फर्दर लास्ट सीरीज देखी होगी तो आपको ग्रुप वेलोसिटी का बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन किया था ग्रुप वेलोसिटी और वेव पैकेट को लेकर। तो वेव पैकेट क्या है कि जिसमें आपकी वेव्स होती हैं बहुत सारी, और वो वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से चलता है वो ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ वेव्स है और हर वेव की अपनी एक वेलोसिटी है। तो वो पूरा ग्रुप जो है जिस वेलोसिटी से चलेगा वही ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है कि ग्रुप वेलोसिटी डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ वेव पैकेट। यानी कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है स्पीड ऑफ वेव पैकेट, द ओवरऑल मोमेंटम ऑफ द वेव ग्रुप, नॉट द इंडिविजुअल वेव। जो ओवरऑल मोमेंटम है वेव ग्रुप का वो आपका ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है, ना कि इंडिविजुअल वेव का। और अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, वो क्वेश्चन देखा होगा, तो इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी होती है वो आपकी फेज वेलोसिटी कहलाती है ना। 2 बार से इसका डेरिवेशन बहुत पूछा जा रहा है, मतलब 2 सेमेस्टर से कंटिन्यू डेरिवेशन पूछा गया फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डेफिनेशन, इनका स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। क्लियर, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस माधव श्रृंखला पार्ट 3 का। डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हमें डिस्पर्सिव पावर बतानी है। चूंकि ये क्वेश्चन डिस्पर्सिव पावर का है तो ये कौन सी यूनिट का क्वेश्चन हुआ, यूनिट नंबर 3। तो यही इस सीरीज की एक बहुत सुंदर कला है कि आप इस श्रृंखला के माध्यम से हर एक यूनिट को डे बाय डे रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की, वो यहाँ पर डिफाइन कराई गई है। तो
Dispersive power of a grating is the ability to separate light of different wavelengths। मतलब डिस्पर्सिव पावर किसी भी ग्रेटिंग की एक एबिलिटी है जिससे कि आप डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को सेपरेट कर सके। इट लाइक्स ए प्रिज्म स्ट्रेंथ इन स्प्रेडिंग कलर्स। जैसे आपने प्रिज्म देखी होगी ना, 12th में आपने प्रिज्म का डेरिवेशन भी किया हुआ है, या फिर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। जब प्रिज्म पे कोई वाइट लाइट इंसिडेंट होती है और वो जब पास होती है उससे प्रिज्म से, तो यू कैन सी दैट कि वो वहाँ पर 7 कलर ऑफ रेनबो दिखाई देते हैं आपको, है ना। इस तरीके से वो क्या कर देती है, उसको रिफ्रैक्ट कर देती है लाइट को, है ना। और जब वो रिफ्रैक्ट कर देती है लाइट को, ये हो गया 6 और एक और ले लेते हैं 7। तो ये डिफरेंट एंगल्स पर क्या हो रही है, आपकी लाइट क्या हो रही है, यहाँ से निकल रही है प्रिज्म से, है ना। तो यानी कि इसने सेपरेट कर दिया, स्प्रेड कर दिया, डिफरेंट कलर्स को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। यहाँ पर सारे कलर थे 7, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से पास हुए तो ये सब कलर सेपरेट हो गए, ठीक है। और इनकी अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि जैसे प्रिज्म की स्ट्रेंथ है स्प्रेडिंग ऑफ कलर्स, है ना, तो वैसे ही डिस्पर्सिव पावर एक ग्रेटिंग की एबिलिटी है जो कि सेपरेट करती है लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ की, ठीक है। ये डिस्पर्सिव पावर होती है किसी भी ग्रेटिंग की। और इसमें स्प्रेडिंग कलर मेजर्ड बाय एन एंगल चेंज पर यूनिट वेवलेंथ डिफरेंस, है ना। जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ चेंज होगी वैसे वैसे ही जो एंगल है डिफ्रैक्शन का, ये क्या हो जाता है, चेंज होता चला जाता है, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका डिस्पर्सिव पावर हो गया। चलिए आज का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर आपने लेज़र और ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, यानी कि यूनिट नंबर 3 से आप अगर इंट्रोड्यूस हैं, तो उसमें सीधा बताया गया है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन वो एमिशन होता है जिसमें आपकी लाइट हर डायरेक्शन में जाती है, यानी कि उसके बीच में भाईचारा नहीं होता है, क्योंकि लाइट क्या है, क्वांटम की फॉर्म में जा रही है, इधर भी भागेगी, इधर भी भागेगी, इधर भी भागेगी, इधर भी भागेगी। तो इनके बीच में भाईचारा नहीं है, एकता में शक्ति नहीं दिखा रहे हैं ये। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाता है। जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन जो हो रहा है, यहाँ से जो वेव्स निकल रही हैं, यहाँ से जो क्वांटम्स निकल रही हैं, वो एकता में शक्ति दिखा रही हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जहाँ तू जाएगा वहीं पर मैं जाऊँगी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन। एकता में शक्ति होने से क्या होता है कि जो स्ट्रांगनेस हो जाएगी, यानी कि यहाँ से जो बीम निकल रहा है वो स्ट्रांग बीम होता है, यहाँ से जो बीम निकल रहा है वो स्ट्रांग नहीं है। जैसे घरों में लाइट लगी हुई है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन को शो कर रही है, और जो लेजर लाइट होती है वो स्टिमुलेटेड एमिशन को शो करती है, ठीक है। लिखेंगे कैसे, स्पॉन्टेनियस एमिशन, एन एक्साइटेड एटम रिलीज ए फोटोन बाई इटसेल्फ। जो एक्साइटेड एटम है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे वो फर्दर आप समझते चले जाएंगे, है ना। जो एक्साइटेड एटम है, मतलब आपके पास एक बैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और जैसे इनको एनर्जी मिलती है तो ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, यानी कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, एक्साइटेड एटम्स कहलाते हैं, है ना। तो जब ये नीचे आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ही बैठे रहेंगे, उनका एनर्जी लेवल लॉस ही नहीं होगा। तो वो एनर्जी लेवल जब लॉस होगा तो ये नीचे ग्राउंड पर आएंगे, तो ये इट सेल्फ ही अपने आप ही यहाँ से फोटोन को रिलीज कर देते हैं एट ए रैंडम टाइम, अलग अलग टाइम पर रैंडमली, है ना, और अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब एक फोटोन इधर गया है तो दूसरा इधर भागेगा, तीसरा इधर भागेगा, ठीक है। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाता है। यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है, जब तक इसको यहाँ पर ट्रिगर नहीं किया जाएगा तो ये फोटोन रिलीज नहीं करेगा, और वो जब फोटोन ट्रिगर कर दिया जाएगा और रिलीज करेगा तो वो मल्टीपल्स फोटोन रिलीज करेगा सेम डायरेक्शन सेम फेस के साथ। तो एन एक्सटर्नल फोटोन ट्रिगर्स एन एक्साइटेड एटम टू रिलीज ए फोटोन विद द सेम एनर्जी डायरेक्शन एंड द फेस। मतलब एक रहपट इसके लगाया गया कि ये जो फोटोन इधर भाग रहे थे, इनके एक एक रहपट लगा कि भाई इसी डायरेक्शन में चलो, तो फिर एक रहपट लगते ही ट्रिगर हो गई, यानी कि इनको ट्रिगर करा गया एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए। जब इनके एक ट्रिगर करने के लिए एक
चपात पड़ी तो ये अब एक सीधी डायरेक्शन में हो गए, और सीधी डायरेक्शन में होने से मतलब सेम एनर्जी, सेम डायरेक्शन, सेम फेस के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वाला एमिशन जो कहलाएगा वो स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33। 3 श्रृंखला 11 क्वेश्चंस की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको एंजॉय आ रहा होगा कि इस श्रृंखला से कहीं ना कहीं आपकी फिजिक्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म में ही लेकिन आपकी रिकॉल हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ज़रूर यहाँ से रिकॉल हो रही होंगी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो का लास्ट लेक्चर था, सॉरी इस श्रृंखला का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये श्रृंखला का पार्ट नंबर 3 यहीं पर ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। मैं बार बार यही कहता हूँ क्योंकि ये जो आपके कमेंट्स होते हैं यही हमें मोटिवेट करते हैं कुछ और बेहतर करने के लिए आप लोगों को, और यही हमें एनर्जी और कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ, हम जो अपने बच्चों के लिए मैटर दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप वहाँ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप के माध्यम से आप वहाँ पर भी हमें सजेशन कमेंट करके या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस श्रृंखला के नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।